प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अगले सप्ताह वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण संसद में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेंगी। यह बजट सत्र इसलिए उल्लेखनीय होगा क्योंकि वर्तमान एनडीए सरकार का यह अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा। अगले वर्ष आम चुनाव होने हैं। स्वभावतः यह बजट उन चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि ये आखिरी बजट है और अगले चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अब भारत अगले 4 वर्षों में अपना सकल उत्पाद अर्थात जीडीपी बढ़ाकर $5 खरब 5 ट्रिलियन करना चाहता है। अभी की 7 से 8% वृद्धि दर को देखते हुए लगता यह है कि ये असंभव भी नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमारा जो जीडीपी टोटल है वो $3.5 ट्रिलियन है, तो हमें $1.5 खरब की और वृद्धि करनी है अपनी इकोनॉमी में, तो हम तीसरे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान ये भी है कि सरकार इस अंतिम पूरे वर्ष में 16 लाख करोड़ की रिकॉर्ड उधारी करे ताकि विकास की अधिकतम योजनाओं को धनराशि आवंटित की जा सके। जब तक ऐसी महत्वाकांक्षा को लेकर सरकार नहीं चलती, तब तक चीन की जगह भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाना संभव नहीं होगा। हमारे पास समय सीमित है, अतः मैं केवल 3 उन क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा जिन पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास की संभावनाएं अधिक हैं। विदेशी पूंजी निवेश भी इनमें मिल सकता है। इनमें प्रथम है PLI अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना को मार्च 2020 से ही लागू किया गया और इसके अंतर्गत उत्पादन जितना अधिक होता है उतनी ही प्रोत्साहन राशि 4 से 6% की दर से हर उद्योग को दी जाती है। विगत वर्ष में कई सेक्टर्स के उद्योगों को ऐसी राशि वितरित भी की जा चुकी है। आरंभ में तो ये योजना थोड़े से ही सेक्टर्स में लागू थी, जैसे फार्मा, टेक्सटाइल्स आदि, लेकिन अब इसका लाभ 14 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को मिल रहा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, आरटी हार्डवेयर, सोलर एनर्जी और उससे संबंधित उपकरण, ऑटो मेकर्स तथा ऑटो कंपनीज आदि। 1.97 लाख करोड़ माने 2 लाख करोड़ की एक बड़ी राशि इस स्कीम के अंतर्गत आवंटित की गई थी। इससे भी अनुमान लगता है कि यह योजना सरकार के लिए उद्योगों को इतना बढ़ावा देने के लिए कितना महत्व रखती है। उद्देश्य इन उत्पादों को विश्व स्तरीय बनाना है। बाद में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए भी 0.76 लाख करोड़ माने 0.25 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि अलग से आवंटित की गई। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है, सेमीकंडक्टर उत्पादन। इसका उत्पादन भारत में पहले कभी नहीं हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईटी के लिए। सन 2022 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने स्वयं इस योजना के महत्व को यानी PLI की योजना के महत्व को समझाते हुए कहा था कि इस स्कीम से देश के साधनों में ये उल्लेखनीय है, देश के साधनों में अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ की वृद्धि हो सकती है तथा 60 लाख नए रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। तो बंधुओं समझ लीजिए कि ये PLI कितना इम्पोर्टेंट है। सरकार की इस योजना का समूचे औद्योगिक जगत ने स्वागत किया है और इस योजना को शेष औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करने के लिए भी अनुरोध किया जा रहा है। अतः संभव है कि बजट 2023-24 में एक बड़ी प्रोत्साहन राशि इस योजना के लिए आवंटित की जाए। सरकार इस योजना का और विस्तार इसलिए भी करना चाहती है क्योंकि हमारे प्रमुख व्यावसायिक प्रतिद्वंदी चीन की हालत अभी खस्ता है। यूक्रेन युद्ध में उसने रूस का समर्थन किया था, अतः पश्चिमी देश उसके उत्पादनों को
अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः भारत के लिए अपना उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने का यह सुनहरा अवसर है। दूसरा बड़ा क्षेत्र जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा वह है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि आते हैं। इसे ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। भारत ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और पिछले केवल 8 वर्षों में वह रिन्यूएबल एनर्जी का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया है, अमेरिका और चीन के बाद। सरकार इस क्षेत्र को कितना महत्व देती है ये इससे भी स्पष्ट है कि पिछले बजट में सौर ऊर्जा के और विकास के लिए PLI के अंतर्गत 19,500 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया था। भारत इस क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ा है ये इससे भी स्पष्ट है कि जहां सन 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन 76 गीगावाट था तथा अब वही बढ़कर 160 गीगावाट हो गया है, अर्थात दोगुने से भी अधिक। 8 वर्षों में दोगुने से भी ज़्यादा हो गया। यह भारत के सकल ऊर्जा उत्पादन का 40% है। भारत का सकल ऊर्जा उत्पादन माने पावर आउटपुट है वो 408 गीगावाट है और उसमें से 160 गीगावाट जो है वो केवल हमें ग्रीन एनर्जी से प्राप्त होता है। विदेशी निवेशक भी इस क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं यह इससे स्पष्ट है कि अभी तक इसमें 13 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आ चुका है। सरकार की योजना वर्ष 2023-24 में 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त विदेशी निवेश प्राप्त करने की है। भारतीय निवेशक भी इस क्षेत्र के प्रति उत्साहित हैं और इसमें विकास की अपार संभावनाओं को देखते हैं। इसलिए अब तक इस क्षेत्र में कुल 80 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा और अन्य एनर्जी के स्रोतों के लिए अभी तक कुल 80 अरब डॉलर का हमें निवेश मिल चुका है। तीसरा, रेल और सड़क वाहनों का विद्युतीकरण। सरकार का उद्देश्य ब्रॉड गेज के सभी मार्गों का 100% विद्युतीकरण है। इस क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हुई है और अब तक 83% रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है। साथ ही सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है। अभी तक की सबसे द्रुतगामी तथा आरामदेह ट्रेन वंदे भारत है। इस ट्रेन को जनता ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया है। धीरे धीरे भारत के हर क्षेत्र में इन ट्रेनों को लाया जाएगा और अब तक 8 ऐसी ट्रेन चल चुकी हैं। लेकिन सरकार की योजना ऐसी 500 ट्रेनों को पटरियों पर उतार देना है ताकि देश के सभी हिस्सों को द्रुतगामी यातायात की व्यवस्था से जोड़ा जा सके और समय बचे। स्वभावतः इतनी ट्रेनों को चलाने के लिए, जिसमें कि अरबों रुपए का खर्च होगा, एक विशालकाय राशि की आवश्यकता होगी। संभावित है कि रेलवे को इस बजट से एक बड़ी राशि आवंटित की जाए ताकि भारत की रेलवे व्यवस्था एक सर्वथा नए और बेहतर स्वरूप में उभरे और विश्व के मानकों पर भी खरी उतरे। इसी संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा ऑटो उद्योग से जुड़ी हुई। कार्बन उत्सर्जन को यथासंभव कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कार और बैटरी चालित अन्य व्यावसायिक वाहनों पर जोर सरकार दे रही है। चीन तो इस क्षेत्र में अब अग्रणी है अमेरिका के साथ में, लेकिन भारत ने इस दिशा में अभी पहले कदम ही उठाए हैं। लेकिन भारत ने विगत वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की राशि इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिकाधिक उत्पादन के लिए आवंटित की है। वास्तव में यह राशि फिर भी कम है। संभावित है कि 2023 के बजट में और बड़ी प्रोत्साहन राशि इस क्षेत्र को दी जाए। अधिकाधिक विद्युत वाहनों के उपयोग से आयातित तेल की खपत कम होगी तथा भारत अरबों डॉलर की बचत कर सकेगा। इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। यदि यह वार्ता उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।